10 अप्रैल की सुबह। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। भगवान करे कि तू 100 साल जिए। माँ हाथ में सुबह की चाय पकड़े मेरे सिराने खड़ी थी। उनके ये शब्द सुनकर मैं फौरन उठकर बैठ गया। तब उन्होंने चाय एक तरफ रखी और दोनों हाथों में मेरा चेहरा भरकर मेरे माथे को चूमा। मैं मुस्कुराया और बोला, इसे दुआ समझूं या बद्दुआ? मेरी ये बात सुनकर माँ का माथा ठनक गया। तब उनके चेहरे के बदलते भावों को देखते हुए मैं आगे बोला, अरे मेरा मतलब है ऐसी तंगी में इतनी लंबी जिंदगी बड़ी कष्टदायी होगी ना। और इतना कहकर मैं हंस पड़ा। तब माँ ने एक हल्का सा थप्पड़ मेरे सर पर मारा और बोली, बेवकूफ, मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया। आकाश, तू मायूस बड़ी जल्दी हो जाता है। बेटे, जिंदगी आगे बढ़ने और कोशिश करते रहने का नाम है। और वो किसकी कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माँ माथे में बल डालकर दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, मुझे क्या पता, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। तभी अंकित लपक कर बोला, सोहनलाल द्विवेदी की। कवि का नाम बताकर अंकित के चेहरे पर गौरव के भाव उमड़ गए। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए माँ की तरफ देखकर कहा, सॉरी। कोई बात नहीं, तुझे खुद पर यकीन हो ना हो, पर मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। एक दिन तू जरूर कामयाब होगा। जब माँ और मैं बात कर ही रहे थे कि तभी पापा भी कमरे की चौखट पर आकर खड़े हो गए और दूर से ही बोले, जन्मदिन मुबारक हो बेटे। अंकित तपाक से बोला, अरे पापा, यूं मुफ्त में जन्मदिन की मुबारक किस बात की? भाई को तोहफा भी तो दिलवाइए। क्यों भाई? उसे इस तरह बोलते देख माँ आंखें दिखाती हुई बोली, जिसका जन्मदिन है वो तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तू क्यों उतावला हो रहा है? अंकित, हमारे कमरे में नया पंखा लग गया है, ये क्या काम है? और वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी इस बात को सुनकर पापा की आंखों में अजीब सी झेप थी और वो बिना कुछ कहे बाहर चले गए। देखा आकाश, कितना पागल है ये, बेचारे बिना कुछ कहे ही चले गए। माँ मायूसी से बोली। तब मैंने नजर अंकित की तरफ घुमाई और सख्ती से बोला, देख अंकित, ये साल चुपचाप काट ले। तब तक कोई ऐसी बात पापा से ना करना जिसे सुनकर उन्हें यह एहसास हो कि उनके पास पैसे नहीं है। अगले साल तो मैं नौकरी करने लगूंगा, तब तुझे जो भी चाहिए होगा मैं दिलवाया करूंगा। कुछ देर बाद मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला ही था कि धीरेन्द्र घर में घुसा। हैप्पी बर्थडे माय बेस्ट फ्रेंड, इतना कहकर धीरेन्द्र मेरे गले से लग गया। मैंने पीछे होकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और फटी हुई आंखों के साथ बोला, तुझे याद था? हाँ ना, अब ठीक से गले तो मिल ले। वो मुस्कुराकर आंखें दिखाता हुआ बोला। हम दोनों को इस तरह गले मिलते देख मेरे घर के सभी लोग बस मुस्कुरा रहे थे। उस समय माँ किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, पापा दीवान पलंग पर बैठे थे और अंकित एक स्टूल पर। हमारा घर बहुत छोटा था, जिस वजह से सोफे जैसी कोई सुविधा नहीं थी। बाहर के कमरे में एक दीवान पलंग, प्लास्टिक की 2 कुर्सियां और एक छोटा सा स्टूल रखा होता था। मैंने धीरेन्द्र के गले लगे हुए ही अंकित को आंख दिखाई। मुझे ऐसा करते देख वो मेरी बात फौरन समझ गया और स्टूल से उठकर पापा के बगल में पलंग पर बैठ गया। तभी माँ बोली, धीरेन्द्र बेटा, बैठ ना। जी, इतना कहकर धीरेन्द्र कुर्सी पर बैठ गया। तभी मेरी नजर बाहर के दरवाजे के पास पड़े कई सारे थैलों पर गई। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि वो सब धीरेन्द्र ही लाया था। चलो, अब तुम सब बातें करो, मैं सबके लिए चाय लाती हूँ। अरे आंटी जी, सिर्फ चाय? आज तो मुंह मीठा करने का दिन है। क्यों आकाश? धीरेन्द्र ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा। तभी पापा उठकर अपनी जेब से पैसे निकालने लगे। उन्हें ऐसा करते देख धीरेन्द्र लपक कर बोला, अरे अंकल जी, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, अभी अंकित से मिठाई मंगवाता हूँ। पापा मुस्कुराकर बोले, अरे अंकल जी,
आप बैठिए। तभी धीरेन्द्र उठा और सारे थैले उठाकर अपने पास रख लिए। पहले उसने उनमें से एक मिठाई का डब्बा निकाला और माँ के हाथ में थमा दिया। लीजिए आंटी, ये रही मिठाई, चाय के साथ दीजिएगा। धीरेन्द्र की ये बात सुनकर माँ मुस्कुरा उठी। अच्छी बात है बेटे। फिर मैंने धीरेन्द्र का लाया हुआ केक काटा। केक काटते समय मेरे मन में एक दुविधा थी, जिसकी वजह थी मुझे नजर आ रही वो कई और थैले। दरअसल मेरी दुविधा ये बिल्कुल भी नहीं थी कि उन थैलों में क्या होगा, बल्कि मैं तो मन ही मन यह सोचकर परेशान था कि कहीं वो ज्यादा महंगे तोहफे तो नहीं ले आया था। धीरेन्द्र दिल का बहुत अच्छा इंसान था, साथ ही उसमें दौलत का जरा भी घमंड नहीं था। मुझे उसके इतना कुछ करने पर खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि धीरेन्द्र ने सारे थैले खाली करके सब सामान नीचे फर्श पर रख लिया। उसमें एक जूते का डब्बा था, 3-4 टी शर्ट्स और 2 डेनिम। उस सारे सामान को देखकर जब तक मैं कुछ कह पाता, तब तक अंकित का मुंह हैरानी से खुल गया और उसने लपक कर जूते का डब्बा उठाया। भाई, ये जूते तो 2,500 के हैं। अंकित ने काफी हैरानी से कहा। अंकित की इस तरह की प्रतिक्रिया पर मैंने उसे घूर कर देखा। यार, ये इतना सब?" मैंने दबे स्वर में धीरेन्द्र से कहा। "कुछ ज्यादा नहीं है, जूते का नाप देख ले, ठीक है या नहीं? कुछ सही नहीं लगेगा तो बदल जाएगा।" धीरेन्द्र ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। जब धीरेन्द्र और मैं कॉलेज के लिए निकलने लगे, तभी माँ ने मुझे अंदर के कमरे में आवाज देकर बुलाया और 100 के 5 नोट मेरे हाथ पर रखती हुई बोली, "ले, कुछ खा लियो और धीरेन्द्र को भी खिला दियो।" उस समय मैंने माँ को बड़ी हैरानी से देखा और मुस्कुराकर बोला, "अरे, रोज के 50 के आगे सीधा एक और जीरो लगाकर दे रही हो?" मैंने दोनों हाथ अपनी माँ के कंधों पर रखे। "जरूरत नहीं है, बस वही रोज के 50 दे दो।" मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराकर बोली, "चल ठीक है, पर आज शाम को खीर पूड़ी बनाऊंगी।" माँ ने बड़े उत्साह से कहा। "ठीक है," मैंने कहा और कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मैं और धीरेन्द्र गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। गाड़ी में मैं थोड़ा चुपचाप बैठा था। मेरे मन में यही बात चल रही थी कि कहीं कॉलेज में भी किसी और को मेरा बर्थडे याद ना हो। फिर अगर किसी ने पार्टी मांगी तो मैं क्या कहूंगा? मुझे चुप देखकर धीरेन्द्र स्टीयरिंग घुमाता हुआ बोला, "क्या हुआ बर्थडे बॉय, चुप क्यों है?" "कुछ नहीं, बस यूं ही," मैंने दबी हंसी में कहा। "तेरे मन की सारी उलझन मैं खूब समझता हूँ। जरा ये डैशबोर्ड का ढक्कन खोल।" उसने अपनी नजरों से डैशबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उसके कहे मुताबिक वैसा ही किया। ढक्कन खोलते ही मुझे उसमें सामने कुछ रुपए पड़े हुए नजर आए। उन रुपयों को देखकर मैंने हैरानी से धीरेन्द्र की तरफ देखा तो वह हंसता हुआ बोला, "क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? इन्हें अपनी जेब में रख ले। अगर कोई कुछ बोला तो इन्हीं में से खर्चा कर दियो।" "नहीं यार, मैंने बिल्कुल भी नहीं ले सकता। पहले ही तू इतना सामान ले आया है," मैंने झिझकते हुए कहा। "यार आकाश, तू बहुत सोचता है। मेरे पास होते हैं तो दे देता हूँ। जब कभी नहीं होंगे तो तब अगर तू मुंह से मांगेगा तो भी ना कर दूंगा।" धीरेन्द्र ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। मैं एक पल तक खामोश निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। वो फिर बोला, "अब रख भी ले। अच्छा चल, खर्च नहीं हुए तो वापस दे दियो।" कभी कभार मुझे धीरेन्द्र का इतना बड़ा दिल देखकर बहुत सुकून मिलता था। मैं सोचता था कि अभी तक मैंने पैसा कमाया हो या नहीं, पर धीरेन्द्र जैसा अच्छा दोस्त तो कमाया ही था। 15 अप्रैल। धीरेन्द्र और मेरे प्लान के मुताबिक हम हाफ डे के बाद कॉलेज से निकलकर टीआईपी के फेस्ट में शामिल होने वाले थे। पार्किंग एरिया की तरफ जाते वक्त मैंने धीरेन्द्र से कहा, "यार, एक बार हमें रमन वगैरह से भी पूछ लेना चाहिए था। कहीं वो बाद में ये ना कह दे कि जब कॉलेज से निकले थे तो हमें भी साथ ले लेते।" "छोड़ ना, फेस्ट के बारे में बताना मेरा काम था। इसके आगे वो कैसे पहुंचेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। दरअसल मुझे रमन और जैन से कोई दिक्कत नहीं, पर उस अनिकेत की बातें तो मुझसे भी नहीं झेलती। तू पता नहीं क्यों सुन लेता है उसकी बकवास।
दोनों भाई आराम से जाएंगे, अकेले। धीरेन्द्र और मैं गाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि तभी गाड़ियों की एक कतार के पीछे से एक बाइक आई, और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। रमन, अनिकेत और जयंत तीनों एक बाइक पर लटके थे। हम दोनों को देखते ही रमन ने बाइक रोक दी और बोला, अरे तुम लोग भी तो जा रहे हो। तब उसने पीछे मुड़कर देखा। अनिकेत, तू उनके साथ ही निकल जा। वापसी पर धीरेन्द्र तुझे येलो लाइन पर किसी मेट्रो स्टेशन पर उतार देगा। रमन की ये बात सुनकर मुझसे रुका न गया और मैं बोला, क्यों रमन? अनिकेत को तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सख्त नफरत है, तो आज बाइक कहाँ है इसकी? मैंने अनिकेत की तरफ व्यंग्यात्मक नजरों से देखते हुए कहा। इस पर अनिकेत लपक कर बोला, दरअसल मुझे लगा सब साथ ही जाएंगे, तो सोचा बाइक ले जाकर क्या करूंगा। हाँ, ताकि डीआईपी आने जाने का पेट्रोल भी बच जाए। जयंत तपाक से बोला और जोर जोर से हंसने लगा। इन सब फालतू बातों के बाद हमें अनिकेत को अपने साथ लाना ही पड़ा। पूरे रास्ते में कानों में हेडफोन ठूसे बैठा रहा, ताकि अनिकेत की किसी भी बकवास से मेरा फेस्ट अटेंड करने का मूड खराब ना हो जाए। करीब 40 मिनट में हम डीआईपी कॉलेज के गेट के सामने थे। धीरेन्द्र ने गाड़ी सड़क के एक और छाव में खड़ी कर दी। डीआईपी के बड़े से गेट में घुसते ही चारों तरफ कागज की रंग बिरंगी तितलियां, झंडियां और काफी सारे हाथ से लिखे हुए प्रेरणादायक पोस्टर्स लटके हुए थे। अभी ग्राउंड स्टूडेंट से उतना भरा हुआ नहीं था जितना अक्सर किसी बड़े फेस्ट में देखा जाता है। दरअसल इस फेस्ट का मुख्य आकर्षण शाम को पहुंचने वाला रॉक बैंड घुंघरू था, जिसकी परफॉर्मेंस शाम 5 बजे शुरू होनी थी। पूरे ग्राउंड में 3-4 स्टेज लगे हुए थे। कहीं लड़कियों का फैशन शो चल रहा था, तो कहीं कोई डांस परफॉर्मेंस, तो कहीं कुछ और। चारों तरफ स्टूडेंट्स मजे करते हुए घूम रहे थे। उसी भीड़ में हम भी लड़कियों का फैशन शो देखने खड़े हो गए। जब हम सब हू हा मचा रहे थे और पूरी बत्तीसी दिखाकर माहौल का मजा लूट रहे थे, तभी मेरी कोहनी मेरे बगल में खड़ी लड़की से टकराई। तो मैंने उसकी तरफ देखकर उसे सॉरी कहा। जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे मेरी आंखों पर पूरा यकीन था। दरअसल वो वही लड़की थी जो उस दिन धीरेन्द्र की बर्थडे पार्टी पर उस बदतमीज इंसान के साथ आई थी। जब उसने मुझे देखा तो उसकी नजरें साफ बयान कर रही थी कि वो भी मुझे पहचान चुकी थी। उसने तुरंत ही निगाह हटा ली, तो मैंने भी फौरन नजर घुमाकर वापस स्टेज की तरफ देखना शुरू कर दिया। कोई 5-7 मिनट बाद मैंने उसे दोबारा देखा, तो वो वहां से गायब हो चुकी थी।